हमने कहा ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये कानून बना ही नहीं सकते थे। और अगर ये व्यापार के लिए बनाया भी है तो आपने बार बार कहा है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टेट सब्जेक्ट, even then you can't interfere. 7 पार्लियामेंट क्वेश्चन ले गए ये काम ढूंढ के मेहनत की, किसने कहा कृषि मंत्री को कहा कि मंत्री जी आपने इस तारीख को इतना नंबर क्वेश्चन इस एमपी को तो पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, इस क्वेश्चन पे इस नंबर पे इस एमपी को इस डेट को आपने कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट। ये सातों पढ़ के सुनाए, 7 बार उन्होंने कहा ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब आप पार्लियामेंट में कह चुके हैं और ये कानून बनने से 2 महीने पहले कह चुके हैं, तो फिर आपने इसमें हाथ क्यों डाला? इसको वापस ले दो। मंत्री जी को कोई जवाब नहीं आया, वो तो कहते हैं हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने किया होगा, कुछ कहा होगा, हो गई होगी बात, किया होगा, उठ के चले गए। देखो हम ये सभी अमेंडमेंट्स कर देते हैं, तो हमने कहा भी इतनी अमेंडमेंट्स करोगे इसे रिपील क्यों नहीं करते? और ये भी रियलिटी है कि इस देश में जब भी कोई नया कानून बनता है, आज तक कभी नहीं हुआ कि कानून बनते ही उसका विरोध शुरू हो जाए, ये पहली बार हुआ है। तीनों कानून ऐसे बने कि बनते सार इसका विरोध शुरू हो गया। सरकार सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने अपना कोई आदमी खड़ा करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी। हमें यकीन नहीं था सुप्रीम कोर्ट पे, रियलिटी कह रहा हूं। हमारे वकील जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पोस्ट वकील है, उन्होंने भी एडवाइस किया कि आप पार्टी ना बनो तो अच्छा है, क्योंकि पता नहीं मोदी जी कुछ कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस तरफ वो भी जाएगी तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने का एक दिन बात की, हमने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये हमें मंजूर नहीं। और आज रियलिटी ये है कि जो 4 मेंबर्स की कमेटी बनाई उसमें से एक आदमी तो भाग गया, वो किसी किसान ऑर्गेनाइजेशन से था, प्रेशर इतना था लोगों का, वो तो दूसरे तीसरे दिन ही रिजाइन कर गया। बाकी जो 3 मेंबर्स हैं उनके आपको बहुत से इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, इन अखबारों में इन कानूनों के हक में आर्टिकल छपे हुए आप लोगों ने पढ़े होंगे। और जब वो नीति आयोग में सरकारी नौकरी में थे, उनकी रिकमेंडेशन से ये कानून बने, तो वो क्या करेंगे ये तो बड़ा स्पष्ट है, समझ पड़ता है कि जो आदमी खुद रिकमेंड करके कोई कानून बनवाता है तो वो क्या रिपोर्ट देगा वो हमें पहले से ही पता है। तो हम आंदोलन पे जब बातचीत हुई तो एक स्टेज ऐसी आ गई कि हमें केंद्र के मंत्री कहते हैं कि ऐसा करो, इसमें इतनी अमेंडमेंट्स करवा लो, इतनी करवा लो, ये टोटली इनइफेक्टिव हो जाए, एक तरफ पड़ा रहेगा। हमने पूछा क्यों भाई? देखो जी, हमने बहुत से सुधार किए हैं, बहुत से लेबर लॉज नए बनाए हैं, अगर आज आपके ये कानून रिपील कर देंगे तो कल को लेबर वाले आके बैठ जाएंगे। हमने कहा साहब अगर ऐसा है तो एक ही बार, अगर इतने पाप किए एक ही बार आप गंगा नहा लो, क्या जरूरत है? कुछ छोड़ते हुए कोई तो मीटिंग छोड़ के चले गए। फिर जब हम आर्गू कर रहे थे ये केस पे, हमने कहा ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप ये कानून बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में एक स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। उसमें क्लियर है कि कौन से सब्जेक्ट पे भारत सरकार कानून बना सकती है, कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। हमने कहा कि 12 नंबर पे स्टेट लिस्ट पे दर्ज है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, और 18 नंबर पे दर्ज है एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट।
तो आप इसमें दखल नहीं दे सकते। उन्होंने कहा जी हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर एंट्री ली है, उसके हिसाब से हम दखल दे सकते हैं। तो हमने कहा कि देखिए ये आपने किसानों के लिए नहीं कानून बनाया, ये व्यापार के लिए बनाया। कानून का नाम ही बताता है व्यापार के लिए बनाया है। और अगर ये व्यापार के लिए बनाया भी है तो आपने बार बार कहा है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टेट सब्जेक्ट, इवन देन यू कांट इंटरफेयर। और उसमें 33 नंबर एंट्री में लिखा है फूड स्टफ के लिए आप कानून बना सकते हैं, बट वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। हम गेहूं पैदा करते हैं, आटा नहीं पैदा करते, आटा बाद में बनता है। हम पैडी पैदा करते हैं, राइस पैदा नहीं करते, राइस बाद में निकलता है। तो हम फूड ग्रेन पैदा करते हैं और हम मंडी में व्यापार के लिए नहीं जाते हैं, हम ट्रेडिंग के लिए नहीं जाते हैं, हम मार्केटिंग के लिए जाते हैं। इसलिए आप इस सेक्टर में दखल नहीं दे सकते, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपने ये कानून कायम करना है, वो वापस ले लो। फिर नहीं माने। एक मीटिंग में हम 7 पार्लियामेंट क्वेश्चन ले गए निकाल के, ढूंढ के मेहनत की, कुछ निकाल दी। कृषि मंत्री को कहा कि मंत्री जी आपने इस तारीख को इतना नंबर क्वेश्चन इस एमपी को तो पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, इस क्वेश्चन पे, इस नंबर पे, इस एमपी को, इस डेट को आपने कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट। ये 7 पढ़ के सुनाए, 7 बार उन्होंने कहा ये स्टेट सब्जेक्ट है। तो अब आप पार्लियामेंट में कह चुके हैं और ये कानून बनने से 2 महीने पहले कह चुके हैं, तो फिर आपने इसमें हाथ क्यों डाला? इसको वापस ले लो। मंत्री जी को कोई जवाब नहीं आया। वो तो कहते रहे हाँ मैंने कहा होगा, हाँ मैंने किया होगा, कुछ कहा होगा, हो गई होगी बात, किया होगा, उठ के चले गए, मीटिंग से उठ के चले गए। तो इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। एक इस देश के लोगों में, मैं पुराने लोगों में से अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सी सरकारें देखी, बहुत सी सरकारों से डील किया है, लेकिन इतना झूठ बोलने वाली सरकार मैंने पहली बार देखी। एक हर आदमी का सोचने का तरीका ये होता है, हम समझते हैं एक लेवल पे जाके ये IAS IPS ऑफिसर या इसके ऊपर के, अब तो कुछ रहा नहीं, सब टूट गया, कोई असूल नहीं रहे। वो जब जुबान से कुछ शब्द कहते थे उसको माना जाता था, उसे लिखती लेने की जरूरत नहीं होती थी। और प्राइम मिनिस्टर जब कुछ बोलते हैं दुनिया देखती है इस प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, एक एक शब्द पे गौर होता है। लेकिन ये तो आप सब देखते हैं हर रोज। मैंने जैसे शुरू में कहा झूठ बोलने का रिकॉर्ड ही है। ये कहते हैं देखो जी, हम बार बार पूछते रहे किसान संगठनों से कि बताओ तो सही इन कानूनों में काला क्या है, जबकि हम बार बार कहते रहे ये सारा ही काला है, इसमें सफेद क्या है वो हमें बता दो। कोई जवाब नहीं, झूठ बोलते हैं कि हमें कुछ बताया नहीं। फिर कभी कहते हैं कि क्लॉज बाई क्लॉज, तो जब एक बात एक्सपोज हो जाती है वो छोड़ देते हैं, नई बात कह देते हैं। तो अब 11वीं मीटिंग के बाद उन्होंने हमें एक बात कही, वो हमें समझ में नहीं आई उस दिन। मैं एडमिट करता हूं उनकी मंशा थी उस बात में। 22 जनवरी को उन्हें पता था हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं और लाखों ट्रैक्टर वहां 3 लाख सरकार के आंकड़े के मुताबिक 3 लाख ट्रैक्टर वहां पहुंच गए थे। हम चाहते थे कि ट्रैक्टर परेड कन्फ्रंटेशन भी ना हो, दिल्ली के अंदर हम नहीं एंटर करेंगे। जो हमें रूट दिए गए 5 नाके थे, 5 नाकों से हमने कहा कि आबादी के सामने से लोगों को वही हम मिलना चाहते हैं, हमारा भाईचारा है, हमें 5 रूट दे दो। उन्होंने रूट दे दिए। हमने वहां परेड करनी थी और पुलिस ऑफिसर ये मान रहे थे अगर ये परेड होगी तो कम से कम 72 घंटे लगातार ट्रैक्टर चलते रहे, तब जाके परेड कंप्लीट होगी और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। तो उन्होंने, मंत्री जी ने हमें कहा 22 तारीख को, अच्छा तो फिर आप अपनी 26 की तैयारी करो, हम अपनी 26 की तैयारी करते हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आई, हमने लाइटली लिया इसको। 26 निकलने के बाद
ये उसके काफी दिन बाद हमें ये समझ में आया कि कम्युनल गार्ड खेलने की एक साजिश थी। हम अब यकीन करो, हम जब गए अपने रूट पे, जहां से रिंग रोड शुरू होती है वहां से डाइवर्ट होता था हर रूट, हमारे सामने पुलिस लगा दी जो हमारा रूट था। जहां पाबंदी थी उस तरफ खोल के कहते थे इस तरफ जाओ, अंदर जाओ, लाल किला की तरफ जाओ। जिस रूट पे मैं था और मेरे कुछ और सीनियर साथी थे, हमने 2 घंटे पुलिस के आईजी से आर्गुमेंट्स की कि क्या कर रहे हो, पीछे ट्रैक्टर्स का 5-7 किलोमीटर तक जाम लग गया, ये क्या कर रहे हो। वो बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, लेकिन हमारे आगे से नहीं हटे। हमने देखा भी ये तो गड़बड़ है, ये मरवा देंगे लोगों को। और उस वक्त तक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आ गई कि कुछ लोग लाल किले पे चले गए। हम पीछे भागे, क्योंकि आगे से तो कुछ हो नहीं सकता था। पीछे आके हमने इकट्ठे होकर लोगों को कहा ट्रैक्टर वापस मोड़ो। हमने आंदोलन कॉल ऑफ कर दिया 3:30 बजे, पीछे वापस मोड़ो, हालात खराब हो गए। और असलियत है ये कि उस दिन हम सभी इतना शॉक थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी बड़ी बात हो गई। रियलिटी ये थी, वो हिंदू और सिख का कार्ड बनाना चाहते थे और बहुत जल्द एक्सपोज हो गए। और 2 दिन के बाद जब लोगों को समझ में आया, हरियाणा यूपी के किसानों को समझ में आया, एक वहां भी एक बात हुई गाजीपुर बॉर्डर में, जहां यूपी से आते हैं लोग, उस बॉर्डर पे एक कैद साहब थे। पुलिस ने बॉर्डर करवाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में फोर्स भेजी। यूपी के लोग कुछ पीछे हट के चले गए, टिकैत साहब अकेले रह गए। वहां यूपी और उत्तराखंड में रहने वाले सिख किसान वो रह गए, और 2 एमएलए बीजेपी के, उनके साथ कुछ आरएसएस के गुंडे हथियार लेके पुलिस के पीछे खड़े थे। स्कीम ये थी कि इसको टिकैत साहब को अरेस्ट करेंगे, उसके बाद वो सिखों पे हमला करेंगे। और जब वो सिर्फ सिख रह गए, उन्होंने टिकैत से कहा देखो आपके लोग भाग गए, हम 264 हैं, एक भी पीछे नहीं हटेगा, मर जाएंगे, तुझे कुछ नहीं होने देंगे, गिरफ्तारी मत देना। इस बात से वो इतना भावुक हुआ, ऊंचे ऊंचे रोने लगा। और उसके रोने की बात थी, सारी यूपी और हरियाणा भाग खड़ा हुआ बॉर्डर्स की तरफ। जो एक बार आंदोलन पीक से बिल्कुल धरती पे आ गया था, 28 रातों रात आंदोलन फिर पीक पे चला गया।